व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को। एक वीडियो इसका ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेक कर लो या चैनल पर डायरेक्टली जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो। तो हमने उस वीडियो में कवर करा था लिबरलाइजेशन। देखो तीन मेन चीज़ें होती हैं जो इस चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा दो टॉपिक्स को, द प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दोनों काफ़ी छोटे टॉपिक्स हैं और उसके बाद दो टॉपिक और बच जाएंगे। आज के वीडियो में मैंने कवर करा हुआ है सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन और आउटसोर्सिंग को। उसके बाद 2 से 3 और छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं जो कि मैं कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो जल्दी से हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं क्या होता है प्राइवेटाइजेशन। सिंपल, अगर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना एंड प्राइवेट सेक्टर के रोल को इम्प्रूव करना। पब्लिक सेक्टर के रोल को घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो एफिशिएंट नहीं थी, एफिशिएंट तरीके से वो काम नहीं कर रही थी, तो पब्लिक सेक्टर के रोल को घटा दे रहे हैं। अब देखो आपने पढ़ा था कि बेसिकली 1991 से पहले IPR 1956 से हमने पढ़ा था। तो 1956 में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली टोटल 17 इंडस्ट्रीज ऐसे थे जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में थे। हमने 3 सेक्टर्स में इसको बांटा था, एक शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। इस तरह से हमने 3 सेक्टर्स बनाया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो यहाँ पे शेड्यूल ए में हमने रखा था 17 सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के अंडर में थी, और ये शेड्यूल्स बी में टोटल 12 सेक्टर्स ऐसे थे जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में थे, और बाकी जो सेक्टर्स थे वो सबके सब शेड्यूल सी में आ जा रहे थे, उन पे प्राइवेट सेक्टर्स का कंट्रोल था। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में हमने आपको क्या बताया कि पब्लिक सेक्टर के रोल को घटाना और प्राइवेट सेक्टर्स के रोल को बढ़ाना। क्या होता है? इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यानी मालिकाना अधिकार ट्रांसफर करना, मैनेजमेंट्स एंड कंट्रोल, इन सारे चीज़ों को ट्रांसफर करना फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर से ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया? क्योंकि पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट नहीं थी काम को करने में। पब्लिक सेक्टर्स क्या काम कर रही थी वो हम लोग देख चुके हैं। तो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्यों करा गया था, क्या क्या पर्पसेस थे प्राइवेटाइजेशन के? सबसे पहला, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स थे या जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग से या जो भी पब्लिक कंपनी थे जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में थे, वो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं एक हिसाब किताब अच्छे से नहीं रखती थी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाती थी। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, एक पैसे का अच्छे से हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। गवर्नमेंट्स का भी कुछ कंट्रोल था, बट हाँ मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन उसने करा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। अब देखो जहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर्स की बात होगी वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन काफ़ी तेज़ी से डेवलप होगा। पब्लिक सेक्टर तो आज भी अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर्स बैंक जितने भी हैं या जितने भी पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स हैं या जितने भी पब्लिक कंपनी हैं, उन सारी चीज़ों में एक मॉडर्नाइजेशन देखने को नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन को डेवलप करने के पीछे फोकस नहीं करती है। बट जहाँ कहीं भी प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन नए नए मॉडर्न टेक्निक्स पे, नए नए काम करने के तरीके को लेकर के आएगा और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। तो इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन के पर्पज से पब्लिक सेक्टर्स को ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स में। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट कर देना। अब क्या बेनिफिट होगा वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट करने से कि एक तो वहाँ पे फ्रीडम मिलेगा द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, फ्रीडम मिलेगा द मूवमेंट ऑफ मनी में, हम लोग ओपन ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन के। क्या बोलता है ग्लोबलाइजेशन? इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकॉनमी विद द इकॉनमी ऑफ वर्ल्ड, यानी नेशनल इकॉनमी को वर्ल्ड के इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट कर देना। कैसे कैसे इंटीग्रेट करा जाएगा?
थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स, यानी जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड पे बैरियर्स लगाए गए थे उनको रिमूव करके, और कैपिटल मूवमेंट पे जितने भी बैरियर्स लगाए गए थे उनको रिमूव करके। यानी कि कैपिटल मूवमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड पे जितने भी बैरियर्स लगाए गए थे उन सारे बैरियर्स को रिमूव करके हमारे नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देना, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के मैंने आपको फायदे बताए, जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो यहाँ पे एक ओपन ट्रेड होगा, सारे लोग खुल के बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम मिलेगा इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम मिलेगा इन द मूवमेंट ऑफ मनी। तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन में आ जाते हैं। अब पर्पस क्या था? टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना इसका मेन पर्पस था। तो जब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन किया गया तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। तो देखो, सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। ये ग्लोबल मार्केट को एक एक्सेस प्रोवाइड किया कि यहाँ पे लोगों की सेल बढ़ गई, लोग अपना सेल्स बढ़ा लिए, लोग अपना प्रॉफिट बढ़ा लिए, किसी भी इकोनॉमी में जाकर के हम लोग बिजनेस करने लगे। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिला, एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी, अब नए नए टेक्नोलॉजी देखने को मिले, नए नए काम करने के तरीके देखने को मिले ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। तो एक नया टेक्नोलॉजी हम लोग को सीखने को भी मिला, इवन हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी सीखे और इवन हम लोग उस टेक्नोलॉजी को खरीद भी सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का फीचर्स देखने को मिल गया। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब जब इतने अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होंगे तो हमारे इकोनॉमी का एज अ होल ग्रोथ भी होगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले जब ग्लोबलाइजेशन किया गया। अब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले ग्लोबलाइजेशन के बाद। सबसे पहला, इट फेवर्स द डेवलप नेशन, यानी केवल ये उस नेशन को ही फेवर कर रहा था जो काफ़ी डेवलप थे, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जो अंडर डेवलप नेशन थे या जो डेवलपिंग थे उनको ये बहुत ज़्यादा फेवर्स नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप नेशन पे फेवर कर रहा था। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पुअर, यहाँ पे पुअर के वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया क्योंकि जनरली यहाँ पे पुअर पे फोकस ही नहीं करा गया। अब जितने भी यहाँ पे बाहर से जो MNCs आ रही थी, बाहर से जो कंपनियाँ आ रही थी, जो इंडिया में कंपनी अपना बिजनेस सेटअप कर रही थी, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स बना रही थी जो सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकता है, पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही थी। तो यहाँ पे पुअर के सेटिस्फैक्शंस को या पुअर के नीड्स को ध्यान में नहीं रखा गया, उस पर फोकस ही नहीं किया गया, जिससे क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रिच पे ही फोकस किया जाने लगा, जो कि ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आया। उसके बाद इट इंक्रीजेज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इसके कारण हमारे इकोनॉमी में डिस्पैरिटी जाहिर हो गया। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि द गैप अराइजेज इन इकोनॉमी बिटवीन द पुअर एंड रिच पीपल, यानी एक काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिला कि पुअर का लाइफ स्टाइल जो है वो काफ़ी डाउनफॉल में चला गया और जो रिच का लाइफ स्टाइल था वो काफ़ी हाइक आया। यानी कि जब भी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग होगा बिटवीन द पुअर एंड रिच तो हमारा इकोनॉमी काफ़ी पीछे चला जाएगा। तो एक तरफ तो हम लोगों को लगेगा कि इकोनॉमी हमारा डेवलप कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रिच पीपल देखने को मिलेंगे, बट एक तरफ हमारे पुअर भी देखने को मिलेंगे। तो एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अराइज होता है, एक गैप अराइज होता है बिटवीन द पुअर एंड रिच। तो ये सारा गैप अराइज हो गया हमारे इकोनॉमी में। तो ये सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों पार्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है आज के वीडियो का, जो लास्ट टॉपिक होगा वो है आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जो हमारा काम है जिसको हम लोग कर रहे थे उसमें से कुछ ऐसे काम थे जो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जिसको हम लोग नॉन कोर वर्क बोलते हैं। तो उस नॉन कोर वर्क को किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देना, किसी थर्ड पार्टी से कंप्लीट करवा लेना, दैट इज कॉल्ड द आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग के क्या फ़ायदे होंगे? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी नॉन कोर वर्क था उसको सामने वाला पर्सन थर्ड पार्टी भी उतना ही प्रायोरिटी के साथ करेगा जितने प्रायोरिटी के साथ हम अपने कोर वर्क को करते हैं। तो वहाँ पे नॉन कोर वर्क में भी सामने वाले से हम एक स्पेशलाइजेशन ले लेंगे और जो कोर वर्क है उस पर तो हम फोकस कर ही रहे हैं। तो मेरा दोनों वर्क हो गया ना पूरा अच्छे से। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, ये मेन पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम एक्टिविटीज टू द थर्ड पार्टी विच वेयर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ को थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर देना जो कि काम पहले ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, यानी जो काम पहले ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी उसी काम को किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देना, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर देना, दैट इज कॉल्ड द आउटसोर्सिंग।
द इंडिया हैज मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर एमएनसी, यानी कि एमएनसीज के लिए इंडिया मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका था आउटसोर्सिंग के लिए बिकॉज ऑफ, ये आपको लिख के आना है, लो वेज रेट एंड स्किल्ड मैन पावर। लो वेज रेट का मतलब कि यहाँ पे इंडिया में जो वेज रेट था वो काफ़ी कम था, इवन जो पढ़े लिखे हुए लोग थे वो भी काफ़ी कम पैसे में हमारा काम कर दे, किसी का भी काम कर दे रहे थे, और स्किल्ड मैन पावर था कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हुए होकर के भी काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था। तो जो पढ़े लिखे हुए लोग थे, बेरोजगार थे, उनको अगर थोड़ा सा भी कुछ काम दे दिया जाए तो वो काम करने को रेडी थे, क्योंकि उनके पास स्किल था बट उनके पास जॉब नहीं था। तो लो वेज रेट और स्किल्ड मैन पावर के कारण जो इंडिया था वो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका था आउटसोर्सिंग के लिए, यानी लोग बाहर से भी आकर के इंडिया को अपना काम आउटसोर्स कर रहे थे। सर्विस आउटसोर्स टू इंडिया, यानी मेनली किस तरह का सर्विस इंडिया को आउटसोर्स किया जाता था, तो कॉल सेंटर, जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स, अकाउंटिंग का काम दिया जाता था, म्यूजिक का काम, एडिटिंग का काम, ये सारे काम इंडिया को आउटसोर्स किए जा रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दिया कि आउटसोर्सिंग बेसिकली तब होता है जब हमारे यहाँ एक काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के कुछ पार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए हैं तो उस पार्ट को आउटसोर्सिंग किया जाता है, बट इंडिया के कुछ पार्ट्स में आउटसोर्सिंग यानी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए हैं। तो आउटसोर्सिंग हमारा बेसिकली ये था। तो ये थे गाइज आज के टॉपिक, जिसमें हमने कवर करा प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द आउटसोर्सिंग। अब उसके बाद 2-3 टॉपिक और, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक बच गया और एक द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये दोनों टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा कल के वीडियो में, और कल ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो आप इस चैप्टर्स का प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे आई होप, और उसके बाद आप प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे होगे। तो अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप इमीडिएटली कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। तब तक आप इसका नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद कल के वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू।